हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट। हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू गाइज कि यहाँ पर हमारा MBA सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जितने भी हमारे यानी कि कोर्सेज के सिलेबस देखो तो आपके डिजिटल मार्केटिंग हो गया और ऑपरेशन मैनेजमेंट और इसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने अलग अलग सेपरेट वीडियोस को बना करके डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो सभी चीज़ों को देख सकते हो। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी हम लोगों ने ऑलरेडी 5 यूनिट को कवर कर लिया है, यानी कि 5 यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना करके दे दिया। ठीक है, तो अभी आप चाहो तो अपने हिसाब से अब जो भी टाइम निकाल करके देख सको तो देख लो जाकर के उन सभी वीडियोस को। अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा यूनिट फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी से हम लोग देखेंगे, बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या होता है, क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका सबसे पहला टॉपिक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, उसका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, HRM के फंक्शंस क्या होते हैं, देन रोल ऑफ HR मैनेजर्स एंड उसके बाद में पर्सोनल मैनेजमेंट और HRM के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन आपका HRD आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन उसके बाद में आपका स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग SHRM के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं। देन आपके मर्जर्स एंड एक्विजिशन, देन EHRM जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक HRM बोलते हैं, है ना। देन HRM का लिंकेज अलग अलग चीज़ों के साथ में, यानी कि TQM क्या होता है, TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और HR का किस तरीके से लिंकेज किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हमारा सेकंड यूनिट जब स्टार्ट होगा तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी चीज़ों को, जैसे भी जिस भी तरीके से मैंने बताया, इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों को एक एक करके देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आप एक्चुअल में समझते क्या हो। तो आप सभी को भी पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी आपके पास में, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, जब भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको क्या होता है कि आपको ह्यूमंस, जो भी आपके मैन पावर होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो ऐसा रिसोर्स, यानी उनको आपको क्या कंसीडर करना होता है, ऐसा रिसोर्स कंसीडर करना होता है कि वो आपके लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। चाहे कितनी भी मशीन आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, बट बिना इंसानों के काम पॉसिबल नहीं है ना। उनको क्या एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज के तौर पे देखा जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब जितने भी रिसोर्सेज काम करते हैं, ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज काम करते हैं, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, किस तरीके से उनकी ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, इवेंट प्लान करना, उनका पेरोल यानी कंपनसेशन और कितने अटेंडेंस उनकी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मैनेजमेंट करने के अंदर उन सभी चीज़ों को, यानी कि उन सभी को वो भी सेटिस्फाइड हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम भी लिया जाए, है ना, कंपनी के काम करवाने के लिए। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही पूरा टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे में अगर बोला जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम केवल मैनेजमेंट की नहीं बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की केवल मैनेजमेंट की नहीं बात करते, बल्कि उनके इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज़ की बात करते हैं कि किस तरीके से हम उनका इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट कि वी कैन अचीव द गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देन आगे क्या है कि इट वाज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज अ पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग पहले के समय में क्या बोलते थे, पर्सोनल मैनेजमेंट बोलते थे। पर्सोनल अलग होता है, एक पर्सनल वर्ड अलग होता है। पर्सोनल का क्या मतलब होता है, वही कर्मचारी, है ना। पहले के समय में जब आप देखो, जब राजा महाराजा होते थे या फिर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तब उस समय में क्या होता था, लोगों को कैसा ट्रीट किया जाता था कि लोगों को पर्सोनल एक तरीके से क्या करते थे, जो भी वर्कर्स को हायर किया जाता था उनको उनसे काम लिया जाता था और क्या किया जाता है, उनको उसके बदले में पैसे दिया जाता था, बस बाद में वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, है ना। तो यहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट में उनकी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती थी, बस वहाँ पर वो आपके लिए काम करते थे और आपने उनको जस्ट पैसे दिए। और आज के समय में भी ऐसा होता है। देखो, आप घर में जब भी आपके जैसे कि कोई भी चीज़ आपको फिक्स करवानी हो, रिपेयर करवानी हो, तो आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करते हो, यानी जैसे कि अगर आपको अपने घर में पेंट करवाना हो तो एक आप पेंटर को हायर करते हो, बोलते हो कि मेरे पूरे घर में पेंट करो, वो आपके घर में पूरा पेंट करता है और उसके बदले में आप उसको क्या देते हो, पैसे देते हो, बस दैट्स इट, है ना। वो अपना चला जाता है, आप अपना
आप अपने घर में रहते हो, है ना। सो यहाँ पर क्या है कि पर्सोनल मैनेजमेंट का मतलब पुराने समय में यही होता था कि पैसे दो, उससे काम करवाओ, दैट्स इट। बट आज के समय में कंपनियों में क्या होता है कि उसके डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसके ऑन बोर्डिंग, उसका ऑफ बोर्डिंग, जो भी अलग अलग तरीके की पॉलिसी है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है ना। उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराना, उसके लिए इवेंट प्लान करना, उसके अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ये सभी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। सो आगे क्या है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग NIPM के नाम से भी बोलते हैं, जिसको इसने क्या डिफाइन किया है कि HRM कॉन्सर्न विद एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप विद एन इंटरप्राइजेज, यानी कि एम्प्लॉयज़ से किस तरीके से रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इन शॉर्ट में आप इसको यही बोल सकते हो कि एक तरीके का आर्ट है कि मैनेजिंग पीपल, यानी कि आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, कि जहाँ पर भी आप काम करते हो ऐसा HR मैनेजर आपको क्या करना रहता है कि अपने जो भी वर्कर्स हैं उन सभी को क्या करना रहता है, पर बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली उनको मैनेज करना रहता है, सो दैट कि वो अपना भी बेस्ट दे पाएँ, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम भी निकलवा सको और वो दुखी भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि वो आपका एम्प्लॉय है वो अनसेटिस्फाई है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको उसकी भी सेटिस्फेक्शन मैटर करती है और आपको उससे 100% काम भी निकलवाना होता है। सो यही काम होता है बेसिकली HR मैनेजर का। HR क्या होता है एक्चुअल में? HR जो होता है, HR को हम बहुत ही मतलब उसमें देखते हैं, बट HR जो होता है एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। सबसे बड़ी जो HR की अगर कोई भी डिफिनेशन बोली जाए तो मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको बताऊँगा कि HR एक तरीके का मीडिएटर का काम करता है, जो भी टॉप मैनेजमेंट है और जो आपका लोअर मैनेजमेंट है उसके बीच में, है ना। यानी कि जो भी लोअर जो भी कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, उन सभी की बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना, और जो भी टॉप मैनेजमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सभी को आपके छोटे एम्प्लॉयज़, छोटे वर्कर्स तक पहुंचाना, यही क्या है, यही काम HR करता है। तो HR को क्या करना रहता है कि एक तरीके से वो यही चीज़ है कि HRM क्या है, एक तरीके की आर्ट है कि किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने वर्कर्स की को मैनेज करता है इन सच अ मैनर कि दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, की जिससे कि वो सेटिस्फाइड रहें और साथ ही साथ में वो अपना बेस्ट दें। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। थोड़ा सा ज़्यादा लंबी स्पीच हो गई, बट अभी क्या है कि हम लोगों को थोड़ा जल्दी चलना होगा कि उसके नेचर की अगर हम बात करें, HRM का क्या नेचर होता है, तो यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि यूनिवर्सल आप जानते हो कि ये बहुत ही प्रैक्टिसेस जो भी है HR की प्रैक्टिसेस बहुत लंबे समय से चली आ रही, आज की कोई प्रैक्टिस नहीं है, और इसमें रोज़ डेवलपमेंट होते ही जा रहे हैं। और ये जो HR यानी यूनिवर्सल का क्या मतलब हो कि चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन, कॉर्पोरेट, कहीं पर भी आप देखो, यानी कि एक ना कोई आपको कुछ HRs का एक अलग से डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि वर्कर्स को क्या करता है, उनके मोटिवेशन, उनके ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देता है। देन आगे क्या है कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ से इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। पहले की जैसा हमने जैसे बताया कि पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था कि हम हायर करते थे एम्प्लॉय को, उसको पैसे देते थे, उससे काम निकलवाते थे, बस, है ना, हमारा और उसका रिलेशन ख़त्म। सो अभी क्या है कि उसके हम ग्रोथ की बात करते हैं। सो ये भी हो गया। और देन सप्लीमेंट्री सर्विसेज का क्या मतलब हुआ कि उसको अदर डिपार्टमेंट से भी एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना पड़ता है, उसको जो अदर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं उनके साथ में भी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पर सो दैट कि वो अपना काम और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाए। देन स्कोप की अगर हम बात करें तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि वो रिक्रूट करना अपने एम्प्लॉयज़ को। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि हायर करना, यानी HR के टर्म में अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो यानी कि लोगों को हायर करना और लोगों को स्क्रीन करना कि कौन सा सूटेबल कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन उसको हायर करके उसका ट्रेनिंग करो, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, उसकी जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन तो पहले ही तैयार कर दिया जाता है ना। सो ये भी स्कोप हो गया आपका। देन कंपनसेशन, उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना। कंपनसेशन का क्या मतलब, वो सैलरी और बेनिफिट्स और रिवॉर्ड भी वही मतलब आपके आ गया। रिवॉर्ड के अंदर भी आपके जैसे कुछ उसने अच्छा काम किया, उसने कुछ भी इंप्रूवमेंट किया तो उसके लिए अलग से पैसा दो। सो ये सारी चीज़ें रिवॉर्ड के अंदर आ गई। कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन के अंदर आपकी
अलग तरीके की जो सैलरी और वेजेस तो आता ही है, बट उससे अलग हट करके कुछ ऐसी बेनिफिट जैसे कि उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, उसके लिए अगर कहीं कोई इंजरी हो जाए या फिर उसको कहीं चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनसेशन रिवॉर्ड हो गया। सो अभी इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर इंडिविजुअल ग्रोथ, यानी कि वो आपके एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है कि वो अपना खुद से इंडिविजुअल यानी कि ग्रो करें। देन इसका बाद में क्या है कि टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, यानी कि इसका ये भी मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ की जितनी भी पोटेंशियल है, जितना आप उससे 100% निकलवा सकते हो काम उतना निकलवाना। देन आगे क्या है कि उसका जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब्स का सेटिस्फाइड है वो मोटिवेट का अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और उसकी क्वालिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ें है ना। और क्या है कि टू अपडेट द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग मैनेजरल पॉलिसीज़, यानी उनको अपडेट करते रहना। जो भी टॉप मैनेजमेंट से जो भी रूल्स और रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज़ पास हो रही हैं, तो उन सभी को एक छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ तक, कि हर एक एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय आपसे आकर के बोल दे कि हमको तो इस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं था। जैसे मान लो कि कोई एक छोटी सी पॉलिसी ले लेते हैं कि कंपनी के अंदर मान लो फ़ोन चलाना मना है, तो ये क्या है, टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। अब एचआर को क्या करना पड़ेगा, उसको उस पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हर एक वर्कर के ऊपर बताना पड़ेगा उसको कि ये चीज़ मना है। सो अभी आगे क्या है कि टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ और साथ में डिसिप्लिन को मेंटेन करो, ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग करो। एम्प्लॉयज़ की चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं कि जो भी HRM है उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, उसके कुछ एक चैलेंजेस भी है कि उसको हर एक तरीके का बंदा रहता है, हर एक तरीके के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उन सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। देन उनका नॉलेज का मैनेजमेंट करो, टेक्नोलॉजी का एडवांस, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस सभी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। देन टॉप टैलेंट को आपको अट्रैक्ट करना है और उनको मेंटेन अपने कंपनी से बना करके रखना है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आपका यहाँ का टॉप अच्छा खासा बंदा है, आपके यहाँ का अच्छा एम्प्लॉय है, वो छोड़ करके आप भागा जा रहा है क्योंकि उसको सही बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उसको सही से सैलरी नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। सो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपके चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो एचआर में क्या होता है कि नॉर्मली कंपनियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं ना कहीं। मतलब आप अपने घर पर ही देखो, अगर 8-10 लोग होंगे अगर आपके घर के अंदर, तो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर से देखो कि यानी कि एचआर जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो एचआर को क्या करना पड़ता है कि उसको सब कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, ये सबसे बड़ी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि कई बार क्या होता है कि मैनेजर्स आपस में ही लड़ जाते, तो अब एचआर मैनेजर क्या करेगा, उनको समझा ही सकता है। तो ये भी मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एचआर डिपार्टमेंट के लिए। देन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, मोटिवेटिंग द टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाना, उनको मोटिवेट करना, ये सभी काम किसके होते हैं, एचआर के होते हैं। जो यानी कि सभी चीज़ों को एचआर को मैनेज करना पड़ता है और ये सभी चैलेंजेस हैं, यानी कि एक तरीके से चैलेंजेस है ये। इन सभी कामों को करना कोई आसान बात नहीं होती एक एचआर के लिए। सो इस सभी को आप ध्यान रखिएगा कि चैलेंजेस है। देन अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखो इसके मेनली 2 कैटेगरी यहाँ पर बताए गए कि मैनेजरल एंड देन ऑपरेशन। मैनेजरल के अंदर क्या होते हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट के अंदर जो भी पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सभी फंक्शंस उसके अंदर आते हैं। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो प्लानिंग आप जानते हो कि प्लान करना, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, यानी कि हेल्प करना, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करना प्लानिंग करने में। उसको ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी करवाना, कि केवल प्लान करने से काम नहीं चलेगा, सेकेंड स्टेज क्या आती है कि इम्प्लीमेंट भी करो। देन डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है कि हर एक चीज़ को यानी कि डायरेक्शन भी देना आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो डायरेक्टिंग क्या है कि एक तरीके का यहाँ पर बताया गया कि अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देना, एक तरीके का डायरेक्टिंग करना, कि जिससे कि वो काम की तरफ काम करें एक्चुअल में, है ना। आपने मान लो कि ऐसा एचआर मैनेजर, आपने प्लानिंग कर ली कि इतने मैन पावर की ज़रूरत है, दाना आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, उतने लोगों को हायर भी कर लिया। अब अगर जब तक अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उनको डायरेक्ट नहीं करोगे, उनको एक सही डायरेक्शन नहीं दोगे कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक वो नहीं करेंगे, है ना। सो डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है कि उनको ऑर्डर देना, उनको प्रॉपर ऑर्डर देना
और उनको मोटिवेट करना। देन उसके बाद में आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, सभी सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं उन सभी के, यानी हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, हर एक एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन के बाद में आपका आता है कंट्रोलिंग। लास्ट में क्या आता है, 5th नंबर पे कंट्रोलिंग। अब जैसा ज़रूरी नहीं कि एचआर ने जैसा भी प्लान किया हो वैसा ही चल रहा हो, एक्चुअल में वैसा ही चल रहा हो। तो प्लानिंग एक अलग चीज़ हो गई। प्लानिंग में क्या होता है कि हम खुद दिमाग से सोचते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल में जो भी उसने सोचा हो वो रहा हो। तो अब जो उसने सोचा है, जो प्लान किया है उसने, उसको एक्चुअल में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं और उन सभी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो कंट्रोलिंग में हम उन सभी चीज़ों की क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन यहां पर हमारे एक मिनट वेट करिए, यहां पर देखो क्या है कि अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इन सभी चीज़ों को ये फंक्शंस हो गए। अब इसके ऑपरेशन फंक्शंस में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लोगों को हायर करना, लोगों को रिक्रूट करना, स्क्रीनिंग करना कैंडिडेट्स की, ये सभी भी काम आते हैं। ये सारे काम एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं। देन एचआरडी क्या काम करता है, एचआरडी के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या काम करता है कि ह्यूमंस के डेवलपमेंट की बात करता है। ह्यूमंस के डेवलपमेंट की बात का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका एम्प्लॉय जैसा आया था 2 साल पहले, जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, वो आया और जब वो आया था तब उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, बट अगर उसने 5, 6, 8, 10 साल बिताए हैं आपकी कंपनी के अंदर तो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग्स पता होनी चाहिए, उसको उसका नॉलेज कहीं ना कहीं, उसकी लेवल, स्किल्स, ये सभी चीज़ें बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि उसका डेवलपमेंट करना, यहाँ पर यही चीज़ बताया गया। अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एचआरडी का क्या मतलब होता है। उसको सही तरीके से कंपनसेट करना, यानी उसको सही सैलरी, वेजेस प्रोवाइड करना। ह्यूमन रिलेशन का क्या मतलब होता है कि उससे एक अच्छा रिलेशन क्रिएट बना करके रखना, मेंटेन करके रखना। तो ये कुछ एक यहाँ पर फंक्शंस इसके बताए गए हैं एचआर डिपार्टमेंट के। अब देखो यहाँ पर रोल्स क्या होते हैं, एक एचआर मैनेजर है, उसके रोल क्या क्या हैं। देखो एक एचआर मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर 3 तरीके के रोल बताए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, देन स्ट्रैटेजिक। तो पॉलिसी मेकर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करे। किसकी हेल्प करना पड़ेगा उसको, टॉप मैनेजमेंट की। एचआर, जैसा मैंने बताया ना कि एक एचआर मैनेजर क्या होता है कि मीडिएटर का काम करता है टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में। सो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो एचआर क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करेगा पॉलिसी मेकिंग में। एंड देन एडवाइज़र, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को क्या करना, एडवाइस करना कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसको केवल सजेस्ट करना, केवल एडवाइस दे सकता है, वो पॉलिसी नहीं बना सकता है। एचआर एक्चुअल में पॉलिसी नहीं बना सकता, बट हाँ जो भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक एचआर मैनेजर एडवाइज़र का भी काम करता है। देन हाउसकीपर, जैसे हम अपने यहाँ भी हाउसकीपर्स को रखते हैं, तो हाउसकीपर का क्या काम होता है कि जितना भी उसके घर के अंदर, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो भी जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनका अच्छे से उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, यानी कि उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो, उनके पेंशन देखो, सैलरी और वेजेस को देखो, उनके वेल बीइंग की बात करो, उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट की बात करो, यानी समय समय पे पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, ये सभी काम भी हाउसकीपर के तौर पे किया जाता है। देन काउंसलर का मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, एचआर मैनेजर क्या करता है, काउंसल करता है एम्प्लॉयज़ को कि जो भी एम्प्लॉयज़ की जो भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसी पॉलिसी बन गई एम्प्लॉयज़ के लिए कि उसको पसंद नहीं आती, या फिर वर्कर्स को पसंद नहीं आ, वर्कर्स जो भी हैं उससे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, कोई भी ऐसी मान लो पॉलिसी बन जाए। जैसे मान लो कि एक पॉलिसी छोटी सी बना दे टॉप मैनेजमेंट, अगर मान लो ये पॉलिसी बना दे कि कोई भी वर्कर फ़ोन नहीं लेकर के आएगा कंपनी के अंदर, तो ये पॉलिसी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत पॉलिसी है। फ़ोन लेकर के आओ, बट हाँ फ़ोन को यूज़ ना करो। ये थोड़ा मतलब इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा रिजिडिटी दिख रही है कि फ़ोन ही ना लेकर के आओ। तो यहाँ पर एचआर क्या करेगा कि अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके छोटे छोटे जो भी वर्कर्स हैं, उन सभी की प्रॉब्लम्स को टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाएगा और पॉलिसी जो भी बन चुकी है उसमें सुधार करने का काम भी क्या करते हैं, काउंसल करता है। देन वेलफेयर ऑफिसर,
लीगल एडवाइज़र, वेलफेयर का मतलब सभी के अच्छे के लिए बात सोचनी है। देन लीगल का मतलब कि हर एक चीज़ों के लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन बना रहे, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ये सारे काम होते हैं। देन ऑपरेशनल रोल्स की अगर बात करें तो रिक्रूटर हायर करना और रिक्रूट करना उसका काम होता है। देन उसको ट्रेंड करना, अपने जो भी जितने भी लोगों को हायर किया है। लाइजनर ऑफिसर के अंदर क्या होता है कि उसको एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना रहता है, यानी कि एक तरीके का वो ब्रिज का काम करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, इन सभी के साथ में उसको एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना रहता है, जिससे कि एक तरीके का ब्रिज का वो काम करता है। देन आगे क्या है कि मीडिएटर जैसे मैंने बताया कि टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर्स, इनके बीच का क्या मीडिएटर का काम करता है कि अब वो डायरेक्ट जो भी मान लो कि कोई एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट सीईओ के पास में चला जाएगा कि मुझे सर ये दिक्कत है, या फिर वो डायरेक्ट डायरेक्टर के पास में चला जाएगा, नहीं चाहेगा एक एम्प्लॉय, वो पहले किसके पास में जाएगा, एचआर मैनेजर के पास में जाएगा कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। देन इसके बाद में क्या है कि एम्प्लॉय चैम्पियन, ऐसा एचआर मैनेजर यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक एचआर मैनेजर को केवल ये नहीं कि एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ कि वो हर एक पर्टिकुलर पर्सन को पसंद आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचआर डिपार्टमेंट को बुरी नज़रों से देखा जा रहा है, यानी कि उसको दिलों पर राज करना चाहिए। एक एचआर मैनेजर जो ऐसा होता है उसको लोगों का एक फेवरेट एचआर होना चाहिए, यानी कि उसको एक अच्छा एचआर बन करके काम करना चाहिए, ये नहीं कि केवल वो अपना काम कर रहा है ना। सो ये यहाँ पर इसके कुछ एक ऑपरेशनल फंक्शंस है। देन स्ट्रेटेजिक फंक्शंस के अंदर आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो भी स्ट्रेटजीज़ बनी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर की, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनी हुई हैं, उन सभी को क्या करना, उन सभी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना एक्चुअल में, ये काम होता है एचआर मैनेजर का। देन चेंज चैम्पियन, कोई भी तरीके का चेंज हो रहा, कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई, कोई भी तरीके का चेंज हुआ तो उसमें क्या करना, उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना एचआर मैनेजर का काम होता है। और उसको अडेप्टेबल होना चाहिए नेचर में कि वो जो भी चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग खुद को भी चेंज करे और उस पर्टिकुलर चेंज को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट भी करवाए, लोगों को भी चेंज करे उसी चेंज के अकॉर्डिंग। सो ये होता है इसके अंदर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर। यहाँ पर हम लोगों ने सारे रोल्स को देखे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, चेंज चैम्पियन, रिक्रूटर, ट्रेनर, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोग केवल अच्छे से सुन भी लोगे तो लिख पाओगे, वहाँ पर जाकर के अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत अपने तरफ से दिमाग लगा करके लिख पाओगे। और यहाँ पर अगर आपको पीपीटी, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे आप ले सकते हो आकर के, जितनी भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है आप देख पा रहे हो और आप ले सकते हो आकर के, ठीक है। सो अभी क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कि एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है और लॉन्ग में हाँ अगर पूछा जाता है तो कोई कॉम्बिनेशन कोई तरीके का क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कि एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में। सो डिफरेंस की अगर बात करें तो हमने जैसे पहले ही बताया था कि पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था, हम पहले के समय में पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता था, पहले के समय में काम करता था जब राजा महाराजा, जब हमारे देश में आप देखते थे ना कि लोगों को, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, तब हमारे यहाँ पर कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय नौकरी की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोग काम करना बहुत ही मजबूरी में काम करना चाहते थे, किसी की नौकरी करना यानी कि बहुत ही बुरा समझा जाता था। तो यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता था, क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं हम, किसी का कहीं पर जाकर के हम जॉब कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाता था एक तरीके से कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रहे हैं। इससे अच्छा लोग खेती किसानी करना अच्छा मानते थे, क्योंकि उस समय उतनी सुविधाएँ नहीं होती थी। उस समय केवल ऐसा होता था कि हम अगर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी हम अगर नौकरी कर रहे हैं जा करके, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम करते थे और वो पर्टिकुलर पर्सन जो होता था वो हमको जस्ट केवल छोटा सा एक पैसे और सैलरी वगैरह देता था और बस दैट्स इट, हमारा उसका रिलेशन इतना ही था। बट जब से एचआरएम की स्ट्रेटजी आ गई, यानी कि एचआर की बात आ गई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तब से क्या होने लगा कि हमको बहुत सारी अलग से फैसिलिटीज़ मिलने लगी, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज़ बनाए गए। तो अब देखो, अब ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि वो जॉब करें हैं और अच्छी कंपनी में जॉब करें। अब लोग जो हो गए वो थोड़ा सा कम ध्यान अट्रैक्ट करते हैं कि बिज़नेस
हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट यहाँ पर एचआर की जब से पॉलिसी आ गई तब से नौकरी को या फिर जॉब को एक बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। बट पहले के समय में क्या अगर देखा जाए तो पहले के समय में लोग जॉब करना नहीं पसंद करते, बट आज के समय में लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई और वो इक्वल समझते हैं कि बिज़नेस को भी इक्वल समझते हैं और जॉब को भी इक्वल समझते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर अगर बेसिस की डिफरेंस की बात करें तो एचआरएम किस चीज़ का होता है, जैसे मैंने बताया कि इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि किस तरीके से आपके ह्यूमन रिसोर्सेज अपने वर्कर्स से किस तरीके से काम लेना है, उनको किस तरीके से सेटिस्फाई रखना है, ये एक बात आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या बात करी जाती थी कि केवल उनकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जैसे कि उनको हायर करो, रिक्रूट करो और उनको क्या करो, सैलरी, अरे ट्रेनिंग भी छोड़ो, ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको ट्रेंड भी नहीं किया जाता था, केवल उनको क्या किया जाता था, हायर करो, रिक्रूट करो, काम निकलो और सैलरी दो, बस दैट्स इट, खत्म। देन हमारा क्या होता था, देन रिस्पेक्ट फॉर द एम्प्लॉयज़। अब एचआरएम जब से एचआरएम की स्ट्रेटजी आई तब से क्या हुआ कि हमारा एम्प्लॉयज़ जो है उनको ऐसा एसेट्स के तौर पे देखा जाता है, उनकी जो भी रेपुटेशन है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ गई है। बट पर्सनल मैनेजमेंट में जब देखा जाता था तो पर्सनल मैनेजमेंट में कोई रेपुटेशन, एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय एक तरीके से लेबर के समान माना जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि एम्प्लॉयज़ को क्या एक तरीके का लेबर, देखो लेबर जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं कि आए, काम किया और चले गए, उनको उसके बदले में पैसे दे दिया गया, तो वैसे ही माना जाता था उनको। तो जब से एचआरएम की स्ट्रेटजी आ गई तब से जॉब की जो भी रेपुटेशन है और जो एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन है वो बढ़ गई, यानी कि रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ की क्या हुई, बढ़ी है, और इसमें क्या हुई है, पर्सनल मैनेजमेंट में कम हुई है। देन स्ट्रेटजिक नेचर की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में फोकस किया जाता है, क्योंकि अब हम अपने वर्कर्स के ऊपर ध्यान करेंगे, अगर हम उसकी डेवलपमेंट के, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, उसकी अच्छे चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे साथ में वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा। बट अगर हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, केवल उसको सैलरी, छोटी सी सैलरी पे कर दिया और उसका शोषण कर रहे हैं, उससे काम ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं, कम से कम सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारे साथ कम दिन काम करेगा, यानी शॉर्ट टर्म के लिए इसका क्या होता था, स्ट्रेटेजिक नेचर होता था। जॉब डिज़ाइन में क्या होता था, बेस्ड ऑन टीम वर्क। तो अगर जॉब डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर टीम वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि एचआर में जब होता है तो हम अभी अगर आप कई नए सिनेरियो के अंदर अगर किसी भी वर्किंग इन्वायरमेंट में जाओगे, कहीं पर भी नई कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको टीम वर्क, यानी आपको एक टीम का पार्ट बनाया जाएगा और उस टीम के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, यानी टीम वर्क करना पड़ेगा। बट वहाँ पर जब अगर पर्सनल मैनेजमेंट की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा आपको डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि एक अलग तरीके से आपको लेबर की तरीके ट्रीट किया जाता था। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड आपको ट्रेनिंग मिलती थी, केवल आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता था या फिर आपको ट्रेनिंग मिलती नहीं थी। बट यहाँ पर एचआर में अगर एचआर की बात करें, एचआरएम की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग आपके लिए अवेलेबल होती है, आपको जॉब से रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाती है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी किया जाता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। देन फोकस ऑफ बेनिफिट्स, अगर इसमें देखा जाए तो आपके म्यूचुअल बेनिफिट्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे देखा जाता है तो यहाँ पर आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, है ना, अलग अलग तरीके के अलाउंसेस मिलते हैं आपको, कपड़े, इवन कपड़े धुलने के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, इन सभी चीज़ों का आपको पैसे दिए जाते हैं। बट अगर यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट में बात किया जाए तो वहाँ पर क्या होता था कि केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स मिलते थे। जैसे अगर आपकी देखा जाए तो केवल सैलरी वगैरह दे दी जाती थी, नॉर्मल ज़्यादा होता था तो पीएफ वगैरह काट दिया जाता था, दैट्स इट। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नया पॉइंट है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट होता था, ओपन होता था। जैसे एचआरएम के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना हो तो आप डायरेक्ट अपने एचआर मैनेजर से बोल सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो जाकर के। बट पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था कि इनडायरेक्ट और रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आप ऊपर के लोगों से, अपर डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर ही नहीं सकते, या फिर इनडायरेक्ट वे में आपको बात करनी रहती थी। इनडायरेक्ट का मतलब कि आप किसी से सोर्स लगाते थे, सिफारिश लगाते थे, इस तरीके से। बट आज के सिनेरियो में क्या, आप डायरेक्ट बोलो जाकर के अपना आपको एचआरएम के अंदर ये चीज़ की फैसिलिटी मिलती है कि आप डायरेक्ट अपनी बात को रख सकते हो। देन डिसीजन मेकिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि एचआर के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी नया पॉलिसी को लॉन्च करना हो, कोई भी नए प्रोसीजर को लॉन्च करना हो, तो उसमें क्या होता था, एचआरएम के अंदर क्या होता है कि पार्टिसिपेटिव, यानी सभी की राय ली जाती है, सभी से पूछा जाता है। सर्वे फॉर्म्स देखते हो कि सर्वे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो पार्टिसिपेटिव यानी सभी लोगों से पूछ करके, सभी लोगों के
एग्रीमेंट से सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता था कि केवल आपके अपर डिपार्टमेंट के लोग यानी टॉप मैनेजमेंट वगैरह अपने डिसीजंस लेते थे, आपका उसमें कोई रोल नहीं होता था। वो क्या कर रहे हैं आपसे उससे कोई मतलब नहीं, वो जो भी करेंगे बस आपको उसके लिए मानना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है कि अगर एचआर के अंदर क्या है, एचआरएम के अंदर क्या है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पहले आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोग एग्री करते हो, पूरे जितने भी वर्कर्स हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर एग्री करते हैं तब वो कोई भी नई पॉलिसी, नया प्रोसीजर बनाया जाएगा। अब देखो क्या है कि एचआरडी की हम बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर दोस्तों एचआरडी की अगर बात करते तो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आप समझते ही हो कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है। सिंपली मीन्स की वर्कर्स हु आर परफॉर्मिंग मैनुअल लेवल, यानी कि ऐसे भी आपके जो भी वर्कर्स हैं जो कि मैनुअल काम करते हैं, मैनुअली मशीन के थ्रू आप उनसे काम नहीं करवा सकते हो, मशीन केवल अपना काम करेंगे बट मशीन को ऑपरेट भी करने वाला तो कोई होना चाहिए। सो दीज वर्कर्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट शुड बी मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे, यानी कि इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में काम करवाना इस कॉल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वही आपका है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं कि आपके यहाँ के वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। देन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक तरीके का प्रोसीजर होता है, जो कि एक तरीके का प्रोसीजर होता है, फिर प्रोसेस होता है जिससे कि क्या होता है कि कॉन्टीन्यूअस लर्निंग होती है। जैसा कि सपोज दैट कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, उसने नई कंपनी ज्वाइन करी तो उसको वो क्या होगा, बहुत ही सीधा होगा, बहुत ही उसको कम पता होगा कंपनी के बारे में, किस तरीके से काम किया जाता है, उसको कंपनी के प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और कंपनी में किस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं वो सभी उसको बहुत ही कम पता होती है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उसको 2 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, तो उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता चला जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तरीके से एक एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। एक एक्सपीरियंस मिलता रहता है तो उसको ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है। कोई उसका सॉफ्टवेयर, कोई भी है मान लो सॉफ्टवेयर वगैरह में अगर वो कोई काम करता है तो उसको सॉफ्टवेयर चलाना आ जाता है, कोई मशीन लर्निंग, उसको मशीन चलाना आ जाता है। तो यानी कि उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक क्या है, प्रोसेस एक तरीके से हुआ ही करता है, उसकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है। सो डेवलपमेंट क्या है कि ऑटोमेटिक जो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप सीखोगे वो वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, एक तरीके का आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आपको एक तरीके का डेवलपमेंट होता जाएगा। तो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एक अलग अलग चीज़ है। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग के अंदर हम केवल पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, केवल आपकी स्किल उसमें इन्हेंस होती है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट में आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो सभी चीज़ें इंक्लूड होकर के आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस है। तो इन दोनों के प्रोसेस से क्या बना है एचआरडी का क्या मतलब हुआ कि टू बी वेरी शॉर्ट, एचआरडी का क्या मतलब हुआ कि अगर जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो एचआरडी क्या करता है, एचआरडी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यानी एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एचआरडी, यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ का क्या हो, डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर सभी वर्कर्स स्किल्ड होंगे, सभी वर्कर्स डेवलप्ड होंगे, सभी लोगों को पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में पता होगा और सभी लोग स्किल होंगे, सभी को नॉलेज अच्छी होगी, तभी वो कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर पाएंगे। और ऐसा सोचो कि सारे भूंदू ही पड़े हुए हैं या फिर ऐसे जिनको कुछ आता ही नहीं है ना, तो उस तरीके के वर्कर्स होंगे तो वो कंपनी की क्या ग्रोथ करेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उनकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनका डेवलपमेंट करती है, जिससे कि क्या हो सके कि वो अच्छे बने, वो कुछ नया इनोवेटिव सोचें, वो अच्छी तरीके से क्वालिटी के साथ में काम करें इन रिटर्न, जिससे कि वो क्या कर सकें कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकें। ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक एचआर डिपार्टमेंट क्या दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको ट्रेंड कर रहा है, उनको डेवलप्ड कर रहा है, उनकी स्किल्स को इन्हेंस कर रहा है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है। उसके बदले में एम्प्लॉयज़ क्या दे रहे हैं, पूरी ओवरऑल इफ़िशियंसी बढ़ रही, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो रही, ओवरऑल इफ़िशियंसी बढ़ रही है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ रही है। आप देखो कि जिस भी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करो तो वहाँ के जो भी वर्कर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल के होते हैं। उनका बातचीत करने का तरीका, उनका डेवलपमेंट देखो एक तरीके का अलग होता है ना। सो यहाँ पर क्या बात हो गई,
एचआरडी के अंदर कि एक एचआरडी के अंदर किस चीज़ के ऊपर बात हो रही कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनका डेवलपमेंट करेगा। इसके बदले में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करके देंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी को क्या इंक्रीज़ करेंगे, इन्हेंस करेंगे। सो ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो मेन गोल होता है यही होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हों, पढ़े लिखे हों, उनके पास में नॉलेज हो, उनके पास में स्किल्स हो, इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशियंट तरीके से वो क्या कर सके, काम कर सकें, है ना। देन आगे क्या है कि आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग पोटेंशियल, यानी कि उनका जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी वो अपना 100% दे सकते हैं वो सभी अपना दें। मोटिवेटिंग पर्सोनल यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि मोटिवेटिंग करना, उनको एचआरडी के थ्रू क्या किया जा सकता है, अगर हम किसी भी आदमी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तो उसका काम करने में मन लगेगा। और अगर हम उससे केवल काम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उसका काम करने में मन नहीं लगेगा उस एम्प्लॉय का, उस वर्कर का। तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है कि इसको पर्सोनल को मोटिवेट भी करना। अगर वो कंपनी में काम कर रहा है तो उसको ये चीज़ की एश्योरेंस होनी चाहिए, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरा भी कुछ अलग से अपना भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे ये चीज़ क्या है कि उसको मोटिवेट करती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए उस कंपनी के साथ में जुड़ा रहे और काम करता रहे। देन आगे क्या है कि क्रिएटिंग हेल्थी टीम वर्क। हेल्थी टीम वर्क का क्या मतलब हुआ कि पूरी टीम वर्क के साथ में काम करना। अगर डेवलप्ड होगा आदमी, स्किल होगा, उसके पास में अच्छी नॉलेज होगी तो वो टीम वर्क में काम कर पाएगा, है। और अगर उसके पास में अगर वो डेवलप्ड ही नहीं है, उसके पास में कोई स्किल नहीं है, वो अलग तरीके से इलिटरेट है, पढ़ा लिखा है नहीं, तो टीम वर्क करने में बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट, अच्छा कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगा। सो आगे क्या है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के साथ में काम हो, ये सारी चीज़ें इसकी एचआरडी का ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी को बढ़ाना। और साथ में क्या है कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हेल्प होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। उनको ये चीज़ पता चलती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल में गोल क्या है, और उसी गोल को अचीव करने के लिए आपके वर्कर्स काम करते हैं। इससे आपकी ग्रोथ होती है और क्या होते हैं, स्मूथ चेंज, यानी कि नए नए स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हो, नए वर्किंग कंडीशंस, स्किल, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप बात कर सकते हो। और कम्युनिकेशन अच्छी बनती है, लोग अच्छे से 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस करके रखा हुआ है, आप देख लेना। तो अगर यहाँ पर देखें तो एचआरएम और एचआरडी के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एचआरएम क्या होता है, एक एचआरएम जो होता है, जैसे मैंने बताया कि एचआरएम क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का। बट अगर एचआरडी की बात किया जाए तो एचआरडी के अंदर क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, उनका नॉलेज को बढ़ाते हैं, और उसके रिटर्न में वो क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। सो इसमें एम क्या होता है कि इसमें एम जो होता है टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, यानी कि एचआरएम के अंदर हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो अपना एम्प्लॉय जो है, वो आपका जो वर्कर है, वो अपना 100% दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए काम करे। बट एचआरडी के अंदर किस चीज़ का ऊपर फोकस हो रहा है कि उसकी नॉलेज बढ़े, वो नए नए कॉन्सेप्ट सीखे, वो नई चीज़ें, नई स्किल सीखे, जिससे इससे क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी, इफेक्टिवनेस बढ़े। इंसेंटिव्स की बात करें तो एचआरएम में क्या होता है कि आपको सैलरी और वेजेस तो मिलते ही हैं, बट एचआरडी के अंदर क्या होता है, एचआरडी के अंदर आपको सैलरी और वेजेस तो मिलते हैं, उसके साथ ही साथ में आपको क्या होता है कि आपको मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका डेवलपमेंट होता है, आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है, उससे आपका क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी, अगर आप नॉलेजेबल होगे दूसरे लोगों से, तो उससे आपका प्रमोशन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एचआरएम केवल एचआरएम क्या है कि केवल उस एचआरएम का काम कौन करेगा, एक एचआर मैनेजर ही करेगा। बट एचआरडी का काम कौन कर सकता है, एचआरडी का काम हर एक मैनेजर कर सकता है। जैसे कि डेवलपमेंट का काम हर एक मैनेजर, जैसे मान लो कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अगर नीचे कोई भी छोटा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए प्रोडक्शन के फील्ड में। सो यहाँ पर एचआरएम किसके ऊपर काम करता है, एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने वर्कर्स को ट्रेंड करने की, है ना।
उसको अपने वर्कर्स को ट्रेंड करने की। बट एचआरडी के अंदर सभी वर्कर्स, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सभी क्वालिटी मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, मेंटेनेंस मैनेजर हो, हर एक तरीके के जितने भी मार्केटिंग मैनेजर हो, जो भी अपने मैनेजर, जो भी आपके डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होंगे, वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरीके से ट्रेंड करेंगे। इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस हो रहा है? फोकसेज ऑन इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन। एचआरएम के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस हो रहा है कि सेटिस्फैक्शन, यानी कि आपका एम्प्लॉय जो है वो क्या रहे, सेटिस्फाइड है ना। एचआरएम के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड है। बट एचआरडी के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस, की आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो। केवल उसके सेटिस्फैक्शन से काम नहीं चलेगा, अगर उसकी स्किल नहीं बढ़ेगी, जब तक कि उसकी स्किल नहीं बढ़ेगी, जब तक उसकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, तब तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एचआरडी के अंदर हम इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देयर आर 3 वर्ड्स, देखो, स्ट्रैटेजिक देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। स्ट्रैटेजिक का क्या मतलब होता है, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, आप एक चीज़ को ध्यान रखो कि जो आप अलग अलग तरीके के HRM, SHRM, IHRM, इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हो, ये सभी चीज़ें किसके पार्ट हैं? किसी के पार्ट हैं, ये केवल HRM के पार्ट हैं, है ना। जितने भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, HRD, SHRM, ये सभी चीज़ें, ये सभी पार्ट्स हैं HRM के ही। HRM क्या है कि बहुत बड़ा उसका एक वाइड टर्म में यूज़ होता है, बट ये सभी चीज़ें क्या हैं कि एक उसके पार्ट हैं। HRM के क्या है, पार्ट हैं। यहाँ पर बताएगा कि SHRM इज़ अ ब्रांच ऑफ HRM, एक ब्रांच है, एक पार्ट है छोटा सा, जिसको आपको कवर करना है। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे 2 वर्ड हैं, स्ट्रैटेजिक और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम स्ट्रैटेजिक की बात करें तो स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हो। जैसे एज अ स्टूडेंट आप क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम कौन से दिन कौन सा सिलेबस ख़त्म करेंगे, ये पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। यानी कि आप अपने एफर्ट्स को क्या करते हो, यू विल फोकस योर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स, यानी कि इससे आपके गोल्स जो भी हो वो अचीव हो सकें, एंड यू विल सक्सीड, यानी कि आप सक्सेसफुल हो सको, आप सक्सीड हो सको, इसके लिए इसकी तरफ आप काम करते हो। सो स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ कि बीइंग स्ट्रैटेजिक इज़ द एबिलिटी टू लीड अवर सेल्फ, यानी कि हमको उस काम में लगा करके रखना है और अपने टीम को उस काम में लगा करके रखना है कि जिससे कि हम अपने मिशन को, अपने गोल को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना इस कॉल कि एक आप क्या बना दो, एक स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार कर दो कि जिससे आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प होगी। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तो आपको मतलब पता ही है कि अपना यानी इफेक्टिव और इफ़िशिएंट यूज़ करना अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें SHRM की, तो SHRM क्या है, SHRM के अंदर हम HR के तो काम करते ही हैं, बट जितने भी HRM के जितने भी टास्क होते हैं उन सभी कामों को तो करते हैं, बट एक स्ट्रैटेजी बना करके करते हैं। क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको उससे फेलर का और चैलेंजेस बहुत सारे देखने पड़ सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या कर दें, एक लिंकिंग क्रिएट कर दें, एक लिंकेज क्रिएट कर दें, एक लिंक क्रिएट कर दें, जिससे कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हों उन सभी को अचीव किया जा सके। देखो HR का क्या मेन काम होता है, HR का क्या केवल मेन काम यही है कि वो केवल अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करे, उनकी केवल हायरिंग कर ले, किसी भी तरीके के एम्प्लॉयज़ को भर ले, चाहे वो उसको आता हो ना आता हो, कुछ केवल उनको हायर कर लेना, उनको सैलरी समय पर दे देना, केवल यही काम थोड़ी नहीं है HR का। HR का काम अब आज के समय में, आज के सिनेरियो में क्या हो चुका है कि उसको एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी बिजनेस में चल रहा है, उसकी जो भी बिजनेस की जो भी पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उस HR को काम करना होगा। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं बताता हूँ, लेट्स से कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह के HR हो, जैसे कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के HR हो, तो आप उस तरीके के एम्प्लॉयज़ को हायर करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे जिनको प्रोडक्शन का काम, जिनको ऑपरेशंस का काम अच्छी तरीके से आता हो, जिनका उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। ये नहीं कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग
ऑर्गेनाइजेशन के एचआर हो तो आप कहीं के भी कोई भी एम्प्लॉय को हायर कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट क्या है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ SHRM इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली इन द एम्प्लॉयज़ बट इन द बिजनेस ऑल्सो। ओवरऑल का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि केवल आपको एम्प्लॉयज़ को ही नहीं देखना है, एम्प्लॉयज़ को तो देखना आपका बेसिक काम है, एम्प्लॉयज़ को तो देखना ही है। यानी कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अपने रिसोर्सेज का, ह्यूमंस का तो मैनेजमेंट करोगे ही, बट उसके साथ ही साथ में आपको बिजनेस, आपकी जो भी बिजनेस की ओवरऑल जो भी एम है उसको भी देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का एम क्या है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा एचआर के जो भी टास्क हैं उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बताई गई है। अब इसके नीड यहाँ पर बताए गए हैं कि लॉन्ग टर्म में इससे फोकस होता है, ज़्यादा इनोवेशन होती है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सभी बहुत ही बेसिक से आपके नीड और ऑब्जेक्टिव लिखे, इसको आप पढ़ लेना। अब इसमें कुछ बैरियर्स भी आते हैं, कुछ एक चैलेंजेस भी होते हैं स्ट्रैटेजी के एचआर के। ये होता है कि लेबर यूनियन से, जो भी आप देखते हो कि लेबर यूनियन का क्या मतलब हुआ कि जो भी यूनियन होते हैं, एक यूनियन लेबर का क्या मतलब हुआ कि एक यूनियन बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर, जो भी काम करते हैं, वो क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और वो किसी भी चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं कि जैसे अगर उनकी कोई भी डिमांड नहीं पूरी हो रही तो हमारी मांग पूरी करो। इस तरीके से वो यूनियंस क्या कर सकते हैं कि हंगामा और स्ट्राइक, ये सभी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब है कि लेबर यूनियन से खतरा रहता है कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर एचआरएम कोई क्रिएट करना चाहता है, इसके साथ में लिंकेज करना चाहता है, स्ट्रैटेजी और एचआर को लिंकेज करना चाहता है, तो यहाँ पर लेबर यूनियंस जो होते हैं वो बैठे रहते हैं कि वो ऐसा काम होने नहीं देते हैं। तो उनके साथ में अच्छा रिलेशन बना करके रखो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, जिससे कि कोई भी काम में आपके वो अड़चने और बाधा ना उत्पन्न करें, है ना। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। और एचआर की जो भी प्रैक्टिसेस हैं बहुत पुरानी से वही सारी चली आ रही कि हायर करो, रिक्रूट करो, उनकी ट्रेनिंग करो, यही सारी बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिसेस हैं। तो एचआर को इन्हीं कामों से नहीं फुर्सत मिलती तो वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी को अपनाएगा। देन शॉर्ट टर्म मेंटालिटी होती है लोगों की, जो भी एचआर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय के लिए प्लान नहीं बनाए जा सकते और अगर बनाए भी जाते तो उनके चांसेस रहते हैं कि फेल हो जाए, तो इससे शॉर्ट टर्म की मेंटालिटी होती है। देन लैक ऑफ अप्रिशिएशन, बट अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक एचआर बना करके काम करते हैं तो इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और शेयर होल्डर की वैल्यू भी क्रिएट होती है। सो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया। अब इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि एसएचआरएम और कन्वेंशनल एचआरएम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको आप देख लो कि ट्रेडिशनल एचआर में जैसा हमने बताया कि पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, जैसे ट्रेडिशनल एचआर के अंदर क्या होता था कि नैरो फोकस ऑन दिस बेसिक, की उनको हायरिंग प्रोसेस करो, उनको ट्रेंड करो, देन उसके बाद में उनको क्या करो कि उनको कंपनसेशन यानी कि उनको पैसे वगैरह प्रोवाइड करके जस्ट कीप देम हैप्पी, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना, हैप्पी रखना। यही क्या है कि ट्रेडिशनल एचआर है। बट स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर क्या है कि आपको क्या करना पड़ता है कि अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढने का काम करना कि जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर से, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करते हुए एम्प्लॉयज़ हों, और ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो जो कि जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि वही सारी चीज़ें बताई गई, इसमें सैलरी और वेजेस की बात हो गई। स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन, प्रमोशन, इन सभी चीज़ों की आप देख लो, बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि लिंकिंग एचआर स्ट्रैटेजी विथ बिजनेस स्ट्रैटेजी, यानी बेस्ट फिट अप्रोच। बेस्ट फिट अप्रोच के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि एचआर स्ट्रैटेजी, एचआर की स्ट्रैटेजी को बिजनेस की स्ट्रैटेजी के साथ में क्या करना, लिंक कर देना। क्या करना, एचआर की स्ट्रैटेजी को बिजनेस की स्ट्रैटेजी के साथ में क्या करना, लिंक करना। यानी कि यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं जो अभी हम लोग स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर करके आए हैं कि हमको क्या करना रहता है कि हमको अलाइन करना रहता है एचआर की जितने भी रूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जिस भी तरीके के एचआर की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी प्रैक्टिसेस को अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी के साथ में क्या करना, मर्ज करना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर भी मैंने सेम दिया हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी है जिसके आप एचआर हो, मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके आप एचआर, ऐसा एचआर डिपार्टमेंट में एक एचआर के रोल पर आप काम करते हो, तो आपकी वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल वहाँ पर क्या करोगे कि केवल उन एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे
केवल ऐसे ही आप किसी भी एम्प्लॉय को आप नहीं हायर कर सकते। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपको वैसे ही एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा जिनकी नॉलेज, जिनका एक्सपीरियंस, जिनकी क्वालिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर हो, जिनको नॉलेज हो मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी बहुत, उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तभी जाकर के वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी। मान लो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आप ढूंढ रहे हो फिनेंस का बंदा और उसको हायर कर लिया आपने, तो ये काम नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि आपको टेक्निकल नॉलेज वाले आपको बंदे चाहिए होंगे, कि यानी जिनके पास में टेक्निकल नॉलेज हो, उनको ऑपरेशन की, उनको प्रोडक्शन की सही तरीके से समझ हो, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर सकते हैं। आप मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल मैनेजमेंट के किसी बंदे को ढूंढ लोगे। मान लो कि कोई भी ऐसा हुआ कि आपको कंपनी में नीड है, किसी भी तरीके की वर्कर्स की नीड है, तो आपने क्या किया कि नीड को पूरा करने के लिए आपने क्या किया कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी लड़के को आपने क्या किया, उसको हायर कर लिया। उसकी क्वालिफिकेशन किस में, ये तो देखो, उसकी क्वालिफिकेशन होटल मैनेजमेंट उसने करके रखा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो कि उसको प्रोडक्शन मैनेजर बना रहे हो। तो ये काम नहीं चलेगा यहाँ पर इस तरीके से। यानी कि बेस्ट फिट अप्रोच, यानी कि फिटिंग तो देखो कि फिट हो भी रहा है उसकी क्वालिफिकेशन, उसके रोल से, इन सभी चीज़ों से वो फिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपने किसी को भी हायर कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। सो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, एक मर्जर्स और एक्विजिशन का मतलब बताया गया। यहाँ पर मर्जर्स का क्या मतलब हो, जैसे जिसको क्या करना होता है कि मर्ज करना होता है। मर्ज करने का मतलब कि अलग अलग कंपनियों को, 2 या 3 कंपनियों को आपस में एक में मर्ज कर दो। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, 2 अलग अलग कंपनियाँ थीं, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या हो गई, 2 कंपनियां आपस में जब मर्ज हो जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्जर्स बोलते हैं। आगे एक तरीके से हीरो होंडा, तो यहाँ पर हीरो होंडा क्या है, दोनों अलग अलग कंपनियां थी, बट इसको आपस में हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो यही हमारा क्या हुआ, मर्जर्स। मर्जर्स का क्या मतलब होता है, व्हेन 2 और मोर कंपनी ज्वाइन टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां क्या होती हैं, एक में ही ज्वाइन हो जाती है और बिकम वन, एक बन जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्जर्स बोलते हैं HRM में। और एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है ना। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्विजिशन। यानी कि एक्विजिशन रिफर्स टू वन कंपनी परचेजिंग अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल दें तो यहाँ पर देखो कि गूगल ने क्या किया था, एंड्रॉयड को ख़रीद लिया था। एंड्रॉयड ने क्या किया, अपना एक अच्छा लॉन्च किया, टच स्क्रीन वगैरह। आपने देखते होगे कि आप वो फ़ोन वगैरह, पहले कीपैड वगैरह आते थे, तो अभी आपके स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए। जैसे ये लॉन्च हुए तो गूगल ने क्या किया, एंड्रॉयड को ख़रीद लिया। यानी कि उसने ये बोला, उसने ये चीज़ बोली कि अब जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे उसके अंदर गूगल का ही यानी कि गूगल का भी यूज़ किया जा सकता है। गूगल का यानी कि उसके अंदर यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर कि क्या है कि उसने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गूगल ने अपनी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में बनाने के लिए उस एंड्रॉयड को क्या कर लिया, ख़रीद लिया। और इससे क्या हुआ कि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है यानी कि उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट यही हुआ कि उसकी प्रेजेंस जो है, उसकी जो प्रेजेंस है, गूगल की जो प्रेजेंस है, केवल पहले आप क्या कर सकते थे, केवल आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते थे गूगल को। बट अभी क्या है, जब से आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में आ गया तब से आप इसको क्या किस में भी यूज़ करने लगे, फ़ोन वगैरह में भी यूज़ करने लगे। तो इससे क्या होगी, प्रेजेंस, यानी कि एक छोटा से छोटा बंदा भी इंटरनेट का यूज़ कर सकता है, आसानी से उसको देख सकता है। गूगल ने इस तरीके से अपने एक स्ट्रेटजी को अपनाया। तो यानी कि उसने क्या किया, एंड्रॉयड को खरीद लिया। तो एक्विजिशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HRM जो एक्विजिशन का मतलब होता है कि व्हेन वन कंपनी परचेजिंग अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे फेसबुक ने भी क्या किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या किया, एक्वायर करा, जिससे कि वो मैसेजिंग ऐप को एक तरीके से बना सके। $9 बिलियन के अंदर उसने करीब खरीदा था 2014 में। तभी आप देखते होगे मेटा करके आप एक आता है, तो मेटा करके फेसबुक और व्हाट्सएप का एक। तो यही चीज़ है मर्जर्स और एक्विजिशन। आई होप कि ये भी क्लियर होगा। मर्जर्स का मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां जब एक हो जाती हैं मिलकर के। और एक्विजिशन का क्या मतलब होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और
आसानी से आप लिखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स को आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ EHRM। EHRM का क्या मतलब होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक HRM। अब देखो HR के अंदर, HR डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लो एक छोटे छोटे एम्प्लॉय को मान लो कोई भी दिक्कत आई तो अब वो डायरेक्ट HR के पास में जाएगा, वो डायरेक्ट HR से बोलेगा सर हमको ये दिक्कत आ रही है, मेरी कितनी अटेंडेंस है, इस मंथ में मेरी अटेंडेंस देखो, मुझे छुट्टी पास करवानी, मुझे छुट्टी चाहिए। तो अब HR जो है कि उसको कितने सारे काम करने पड़ेंगे, उसको बहुत ज़्यादा काम हैंडल करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक HR का क्या मतलब होता है कि जैसे कि AI बहुत सारे हमारे काम को कर देता है, जिस तरीके से AI बहुत सारे कामों को करता है उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से HR का यूज़ करने लगे। तो जैसे कि अगर हमको छुट्टी भी पास करवानी होती तो हम ये नहीं कि ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं, एक पेपर ले रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि सर मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, इस तरीके से हमने लिखा, फिर अपने HOD से पास करवाया, 2 लोगों के अलग से साइन करवाया, फिर HR के पास में सबमिट कर दें जा करके। तो ये क्या हो गया, एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। बट इसकी जगह हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक HRM का यूज़ किया। हमने क्या किया, एक ERP बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक HRM का यूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक HRM का मतलब हमने ऐसा ERP बना दिया जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ अपनी छुट्टियों को खुद से पास करवा सकते हैं। HOD क्या करेगा, उसको जस्ट वेरीफाई कर देगा, ठीक है अगर हमको छुट्टी चाहिए, हमने ERP पे क्या किया, अपडेट किया कि हमको इस तारीख को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, और HOD ने उसको अप्रूव कर दिया, डेट्स इट, आप छुट्टी ले सकते हो। इसी तरीके से सैलरी, वेजेस, इन सभी को देना है। तो डायरेक्ट क्या हुआ कि पहले के समय में क्या होता था, चेके दे रहे हैं, चेके बट रहे हैं, या फिर कैश में दिया ज़्यादा। अब EHRM के अंदर क्या किया, आपका जो भी है बैंक का अकाउंट नंबर लिएगा, उस बैंक के अकाउंट के अंदर आपकी जो भी सैलरी और वेजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से EHRM आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जिससे आप अपने जो भी ऐसा HR अपने बहुत सारे कामों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ना कि जैसे हमारे भी काम बहुत सारे आसान हो गए हैं, जैसे देखते होगे कि एक्सेल वगैरह हो गया, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हो गए, इससे हमारे कितने काम आसान हो गए। अब अगर मान लो कि अब यहीं पर जैसे मुझे यहीं पे मान लो ये एक वीडियो बनानी हो, यही मान लो कि एक मुझे वीडियो को पोस्ट करना हो, अभी ये सब चीज़ें लिखनी पड़े मुझे अपने मैनुअली एक चीज़ों से हाथों से लिखना पड़े तो कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, पेपर का, पेन का, सबका वेस्टेज होगा, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उसकी जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर जस्ट सिंपली से टाइप कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि EHRM यानी कि इसी तरीके से HR के जो डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ होता है, जिससे कि वो ईजियर और फास्टर बन जाती है। जो टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जिससे कि वो अपने कामों को बहुत ही आसानी से, ईजियर और इफ़िशियंट तरीके से और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब इस तरीके से कैसे काम करते हैं कि यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हो गया। अभी देखो क्या होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिंग रिप्रेजेंटेटिव टास्क, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को डिटेल्स को सबमिट करना, छुट्टी को पास करवाना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए। और क्या करना कि इससे क्या हुआ कि पेपर वर्क क्या हुआ, मैनुअल वर्क क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, पेपर का यूज़ करना, इससे ये सारी काम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। और आसानी से कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कोई भी फीडबैक देना हो, आप आसानी से दे सकते हो, है ना। सो ये सारी चीज़ हैं कि किस तरीके से EHRM काम करता है। अब इसका यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर से आप पूरा एग्जाम्पल पढ़ लो। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लो कि यहाँ पर एक एमली नाम की एक लड़की है जिसको अपनी छुट्टी पास करवानी है। छुट्टी पास करवाने के लिए वो क्या करेगी कि पेपर में फिल करेगी अपना कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, देन उसके पास में HR डिपार्टमेंट के पास में जाएगी, अप्रूव करवाएगी, उसके बाद छुट्टी पास होगी। तो इसकी जगह पे वो क्या किया गया कि एक ERP लॉन्च किया गया, जिसके अंदर उसने क्या किया, जस्ट सिंपली अपनी लीव बैलेंस को चेक किया कि उसके पास में कितनी छुट्टियां बाकी है। उसके हिसाब से उसने क्या किया, अपनी छुट्टी को लगा दिया कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, और सिंपली पास हो गया, अप्रूव हो गया, HR डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया, डेट्स इट, ख़त्म। सो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको एक एग्जांपल कोट कर सकते हो। अब इसके एप्लीकेशंस का देखा जाए तो एक ATS सॉफ्टवेयर आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक ATS सॉफ्टवेयर आता है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि आपकी हेल्प करता है स्क्रीनिंग, और जो भी आपके CV वगैरह होते हैं, जो आपके रेज़्यूमे वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ATS सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उन CV का स्क्रीनिंग करने में कि कौन फिट कैंडिडेट है, कौन नहीं है, इन सभी चीज़ों को क्या आप समझते हो कि एक दिन के अंदर मान लो कोई कंपनी के अंदर
1000 मान लो कि 1000 CV आ रहे हैं, 1000 CV आ रहे हैं या रिज्यूमे आ रहे हैं, तो अब एक कोई बैठ करके क्या हर एक CV को पढ़ेगा कि क्या क्या लिखा होगा उसने, क्या नहीं लिखा है? तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी जगह पर ATS सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके का AI सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि कौन एम्प्लॉय, कोई कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ये सारे काम आप देख सकते हो ई रिक्रूटमेंट करने में, ई ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग बार ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना है तो हम एक वर्चुअल क्लासेस लगा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को अलग सा एक ट्रेनिंग क्लास दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे अच्छा कि हमने क्या करा, वीडियोज़ को अपलोड कर दिया, वीडियोज़ को बना दिया। इससे क्या है कि एम्प्लॉयज़ को हमने ई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, है ना। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि हमको ट्रेनिंग करने का हमारी कॉस्ट भी कम आई। और ई पे रोल के अंदर क्या होता है कि जितने भी हम अटेंडेंस हो गए और रिकॉर्ड्स हो गया, इसको सबको पहले हम क्या करते थे, एक पेपर में एक रजिस्टर में लिख करके रखना पड़ता था ये। बट आज के समय में ई पे रोल का क्या मतलब हुआ, अटेंडेंस, वर्क रिकॉर्ड्स, इन सभी चीज़ों को आप कंप्यूटर में मैनेज करके रख सकते हो। सो ई बेनिफिट्स वगैरह भी, जैसे हेल्थ केयर, पेंशन, PF, प्रॉफिट शेयरिंग, कितना पैसा देना है, ये सभी चीज़ों को भी आप देखते हो। ई बेनिफिट्स के अंदर भी ये इन सभी चीज़ों में भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। तो EHRM का यही मेन फंक्शन है। इसका एग्जांपल ज़रूर से कोट करके आना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मतलब एक अच्छा एग्जांपल है। आपके पास में कोई दूसरा हो तो आप उसको भी दे सकते हो, बट एग्जांपल आप ज़रूर देना। सो ये इसके एप्लीकेशंस आई होप कि क्लियर हो गया। अब टेक्नोलॉजी और HR, जैसे मैंने बताया कि इस वही EHRM इसी का भाई है। इससे आपके क्या क्या काम कर सकते हो, वही सारे काम कर सकते हो। ऑटोमेशन, रूटीन टास्क, डाटा मैनेजमेंट, रिक्रूटिंग और टैलेंट एक्विजिशन, यही सारे काम है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, वही EHRM को आप ध्यान रखना। अब देखो हमारा ये एक टॉपिक है जो कि शायद लास्ट टॉपिक है। आई होप कि आप बोर हो गए होगे, बट थोड़ी देर और झेलो। नहीं, एक और टॉपिक है, दैट्स इट, ख़त्म। अब आपका जो फर्स्ट यूनिट है यही इतना ज़्यादा, इसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अब क्या किया जाए। अभी तो फ़िलहाल मेरा भी मुंह दर्द हो रहा है बोलते बोलते। तो इधर देखो क्या है कि HRM लिंकेज विथ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी TQM का क्या मतलब होता है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स क्या बन रहे हैं, टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। टोटल का क्या मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। क्वालिटी यहाँ पर जो मेन काम है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी मेन काम है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ोगे, तो क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करा जा रहा है। और क्वालिटी के ऊपर फोकस कौन करेगा, हर एक व्यक्ति। ऐसा नहीं कि केवल ये डिपार्टमेंट क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, कि क्वालिटी डिपार्टमेंट बना दिया गया तो वो क्वालिटी वाला ही क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा, वही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन वाला भी रिस्पॉन्सिबल है, हर कोई बंदा, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, सभी लोग क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। देन क्वालिटी तो क्या है, क्वालिटी तो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिग्री ऑफ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन। अगर क्वालिटी नहीं मिलेगी कस्टमर को तो वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा, और जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। देन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किस तरीके से आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किस तरीके से आप मैनेज करते हो, जिससे कि क्वालिटी बनी रहे, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे और आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहे। इन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट करना इस कॉल मैनेजमेंट। सो अब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका हम HRM के साथ में क्यों लिंकेज कर रहे हैं। तो HRM का लिंकेज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ में इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अपने वर्कर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ में लिंकेज इस वजह से कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स की हम क्या कर सकें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। अब अपने वर्कर्स की क्वालिटी को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको अलग तरीके से कंपनसेशन, उनको बेनिफिट्स वगैरह दे करके उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, यही सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज़ इन कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूविंग HR प्रोसेसेस, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि टीम वर्किंग, ट्रेनिंग, कस्टमर, वेट अ मिनट, हम अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने वर्कर्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसको टीम वर्क में काम करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी प्रोवाइड करेंगे और उसको हाई क्वालिटी की HR सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये एक आप लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर इसके फीचर्स दिए गए हैं, तो इससे फीचर्स हैं कि एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन रहता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन रहता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और
एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्वालिटी बनी रहती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की आपकी, दैट्स इट। तो ये एक फीचर्स हैं। अब देखो जाए तो एचआरएम का लिंकेज हमने प्रोडक्टिविटी के साथ में भी किया है। तो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी का बेसिक जो मतलब होता है वो यही होता है कि कम से कम इनपुट में ध्यान से सुनिएगा कि कम से कम इनपुट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें। जैसे कि हमारे पास में बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं और बहुत ही कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें। जैसे देखा जाए तो क्या है कि कोई ऐसे लोग हैं, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वीडियोस की बात करा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में अच्छी खासी सुविधाएं होती हैं। जैसे अगर एक ऐसा स्टूडेंट, मान लो कि एक छोटा स्टूडेंट है, तो वो क्या करता है कि उसके पास में एक छोटा सा कमरा है, उसके पास में लिमिटेड कॉपी किताब बुक्स हैं और पढ़ने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन है। तो वो केवल उतने ही कनेक्शन में क्या कर सकता है, उतनी ही रिसोर्सेज के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो का फर्स्ट डिवीज़न आ करके दिखा दे या फिर IAS PCS बन जाए। तो यानी कि उसकी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत ज़्यादा यानी प्रोडक्टिव है उस काम को करने के लिए। वहीं पर अगर दूसरा बंदा ले लो, दूसरा स्टूडेंट ले लो जिसके पास में AC भी है, कार भी है, सारे अदर फैसिलिटीज़ भी हैं और उसके पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत अलग तरीके से रिसोर्सेज हैं, उसके पास में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, इंटरनेट के लिए फाइबर एक लगा हुआ है, एक तरीके से अनलिमिटेड इंटरनेट का यूज़ करो चाहे कितना भी करो। तो इस तरीके से देखा जाए तो तब पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी कि तब पर भी उसके सेकंड या थर्ड डिवीज़न आ रहा है। तो वो क्या है कि उसका प्रोडक्टिविटी यानी कि वो लेस प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब है कि आप कम से कम रिसोर्सेज के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, ये चीज़ मैटर करती है। तो प्रोडक्टिविटी इज कॉल कि आपकी, यानी कि यहाँ पर बताया कि प्रोडक्टिविटी का मीन्स कि क्या बताएगा कि इफ़िशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स एम्प्लॉय टू कन्वर्ट्स इनपुट, कि आपने कितना इनपुट को डाला है और कितना आपको आउटपुट मिल रहा है। यानी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप कम से कम इनपुट डालो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जनरेट करो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला भी बताएगा कि यूनिट ऑफ आउटपुट अपॉन यूनिट ऑफ इनपुट। ये तो प्रोडक्टिविटी की बात हुई। तो हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात क्यों कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर लिंकेज करना है इसको HRM के साथ में। तो HRM के साथ में किस तरीके से लिंकेज कर सकते हो? प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हो कि कम से कम इनपुट डाला, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसका लिंकेज HRM के साथ में इस वजह से कर रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को लिमिटेड फैसिलिटीज़ देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं और एनुअल फंक्शन हो रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, उनको बहुत ज़्यादा ही सैलरी मिल रहा है, आवश्यकता से अधिक मिल रहा है और काम कुछ नहीं कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हों उनको लिमिटेड फैसिलिटी मिले कम से कम, यानी कि कंपनी का भी ग्रोथ होता है। कंपनी के ऊपर भी देखो कि इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि HR का मतलब कि अगर आपके अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करना है तो ये नहीं कि कंपनी को लुटा दोगे, है ना। कंपनी को जो भी है, कंपनी को आप मेंटेन करके रखोगे कि कंपनी के अंदर जितने भी जो भी काम हो रहे हैं कंपनी के, जो भी उसकी ग्रोथ है उसके हिसाब से आप कंपनसेशन को सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करोगे। ऐसा तो नहीं कि कंपनी के आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला, वो आप कहावत सुनी होगी ना। ये नहीं कि आपकी जो भी कंपनी के जो भी पैसे हैं, जितने भी वो कंपनी के पैसे हैं, जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है। तो अपने रिसोर्सेज को देखते हुए कि कैसी कंपनी की ग्रोथ हो रही है उसी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ करो। जो ये चीज़ बताया गया है कि लिंकिंग HRM प्रोडक्टिविटी इसका मतलब होता है कि HRM की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना प्रोडक्टिविटी के साथ में, जिससे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, बेनिफिट हो। यानी कि हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं इसको मैं बताता हूँ कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना है, आपको अपने एम्प्लॉय को खुश भी रखना है और उससे ज़्यादा काम निकालना है। कि मान लो अगर वो 8 घंटे काम करता है, चलो ठीक है, वो अगर 12 घंटे काम नहीं करने को तैयार है, ठीक है, दैट्स इट, कि वो चलो ठीक है, बात ख़त्म कि 12 घंटे हम तुमसे काम नहीं लेंगे। लेकिन 8 घंटे अगर तुम काम कर रहे हो तो 8 घंटे के अंदर तुम कितना काम करके दे रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। सो यही चीज़ लिंकेज क्रिएट करना कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, जो भी आपका बंदा है, जो आपका एम्प्लॉय है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहे हो कि हाँ ठीक है तुमको ये भी मिल जाएगा, ठीक है तुमको ये भी मिल जाएगा, उसके बाद तुम काम करना, ये नहीं। उसको कम, ठीक है, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज दे रहे हो जितने कि उसको रिक्वायर हो।
जितने उसको नीडेड, जितना उसके लिए सफिशिएंट हो उतने आप उसको रिसोर्सेज दो और उससे काम जो है वो भरपूर लो, है ना। सो ये यहाँ पर बात बताई गई कि प्रोडक्टिविटी और उसका लिंकेज किस तरीके से HRM के बीच में करना है। आई होप कि आपको समझा पाया हूँ मैं, यही चीज़ बताया गया यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बता दीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको एटलीस्ट लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से लगे, कहाँ पर आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इसके पर्पज़ की बात करें यहाँ पर तो फिलहाल देखा जाए तो इसके बहुत सारे अलग से पर्पज़ बताए गए हैं जिसको आप अपनी तरफ से खुद से भी पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल पर्पज़ हैं कि हम क्यों HR को प्रोडक्टिविटी के साथ में लिंकेज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही लेंथी यूनिट था। अब आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा सुनने को, बहुत ज़्यादा झेलने को मिला, करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इस पूरे यूनिट को ख़त्म करने में। अब सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसके साथ में अगर आपको PPT चाहिए, PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।